Hi, good morning. I'm Megha and I'm the founder of Open Gates Migration. I welcome you all to my channel. आज का वीडियो है कि अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तो कैसे आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स मूव हो सकते हैं न्यूजीलैंड में, वो भी बिना किसी एजेंट को पैसे दिए हुए और बिना एनक्लेक्स और ऑस्की क्लियर किए हुए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि न्यूजीलैंड में जाकर आपको जॉब कैसे ढूंढना है, आपको एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जॉब आउटलुक की, कैसा दिख रहा है नर्सिंग का सिनारियो। तो बहुत सारी जॉब्स हैं नर्सिंग के लिए न्यूजीलैंड में। यहाँ पर बैठ के हमको लगता है न्यूजीलैंड जाएंगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। सो आई वुड से ऑफिशियल न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल का डेटा बोलता है कि 56,000 जॉब्स ऑलरेडी नर्सिंग की अवेलेबल हैं 2023 में। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। आप एमएससी हैं तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं। आप जीएनएम हैं तो भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप एजेंट के पास जाओगे ना, एजेंट बोलेगा नहीं जीएनएम एलिजिबल नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जीएनएम है तो भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली ये कि आपको अपने होम कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, जो आप लोग कर ही रहे होते हैं। आपके पास अपनी नर्सिंग काउंसिल के लाइसेंसेज, स्टेट लाइसेंसेज रहते हैं। दूसरा ये है कि लास्ट 5 ईयर्स में या तो 2 साल या फिर 2500 आवर्स आपने काम किया हो एज अ नर्स। सो अगर वो 2500 आवर्स आपके 1 साल में पूरे हो गए, 1.5 साल में पूरे हो गए, तो भी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज अ नर्स ही एक्सपीरियंस है तो काउंट होगा। अगर आप एज अ नर्स ट्यूटर आपने काम किया है, आपने नर्स मैनेजर काम किया है, तो भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली फ्रेशर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। अगर इस वीज़ा से रिलेटेड, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया है स्लाइड्स को और सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर जो न्यूजीलैंड में रहते हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे। अब समझते हैं क्या डिफरेंस होता है बिटवीन एनरोल्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स के। अगर आपने जीएनएम करके आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो आप एज अ एनरोल्ड नर्स वहाँ पे ज्वाइन करोगे, जो बेसिकली लेवल 4 या लेवल 5 का रहता है, जो एज अ कैरर वीज़ा, कैरर की तरह आप ज्वाइन करते हो। अगर आप बीएससी करके जा रहे हो तो आप लेवल 7 में न्यूजीलैंड में ज्वाइन करोगे एज अ रजिस्टर्ड नर्स। आपने एमएससी किया है तो आप लेवल 8 पे ज्वाइन करते हो। तो जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा आपके पास डिग्रीज है, उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है न्यूजीलैंड में। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है? तो इसके लिए आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। आप 2 एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी चूज़ कर सकते हो। या तो आप आइल्स एकेडमिक दे सकते हो या ओईटी दे सकते हो। आइल्स एकेडमिक में जो आपका स्कोर होना चाहिए वो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में 6.5 होना चाहिए। आप ओईटी दे रहे हैं तो आपका लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में 350 हो और राइटिंग में 300 हो, तो आपका हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी चीज़ रखी गई है नर्सेज के लिए कि मानिए आपने आइल्स एकेडमिक दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका लिसनिंग में 7 आया, रीडिंग में 7 आया, स्पीकिंग आपका अटक गया या आपका राइटिंग अटक गया, स्पीकिंग में 6 आ गया, राइटिंग में 6 आ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो आप 1 साल के अंदर अंदर दोबारा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल आप दे सकते हो, ये एग्ज़ाम आइल्स एकेडमिक का। और उसमें सिर्फ उन्हीं स्कोर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जो आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुए थे। सो फॉर एग्जाम्पल आपका स्पीकिंग अटक गया था तो आपका सिर्फ स्पीकिंग के स्कोर पे ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आपका इस राउंड में स्पीकिंग का स्कोर आ गया तो आप फर्स्ट एग्ज़ाम के स्कोर को और सेकंड एग्ज़ाम के स्कोर को क्लब कर सकते हो, तो वो न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल उस स्कोर को एक्सेप्ट कर लेगी। सेकंड में नहीं आया तो आप थर्ड भी दे सकते हो। इसके अंदर द ओनली कैच, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है, वो ये है कि आपको ये सारे जो अटैम्प्ट्स लेने हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट के विदिन 12 मंथ्स ही लेने हैं। अच्छा, स्टेप समझ लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको CGFNS कमीशन ऑन ग्रेजुएट ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल। सो न्यूजीलैंड के अलावा आपने कहीं से भी अगर अपना नर्सिंग किया है तो आपको CGFNS में अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। इसकी फ़ीस जो है वो $300 है और ये जो एप्लीकेशन रहेगा ये आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा।
जब आप ये फ़ीस भर दोगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसे IQN डैशबोर्ड कहते हैं। उस डैशबोर्ड में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो ID है आपका, उसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटराइज होने चाहिए। दूसरा है एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब होता है आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं, वो जो सिलेबस है वो आपको भेजना है, पर ये आपको खुद नहीं भेजना है। ये आपके जहाँ से भी आपने किया है वो इंस्टीट्यूशन CGFNS को भेजेगा। तो अगर आपका स्कूल से फॉर एग्जांपल आपको स्कोर भेजाना है तो आप अपने स्कूल को लिखोगे, तो आपका स्कूल जो है वो CGFNS को डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। अगर आपने खुद से डॉक्यूमेंट्स भेजे तो ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कई केसेस में लोग ये भी करते हैं बेसिकली कि वो स्कूल जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और वहीं के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर देते हैं और सेंडर में अपने स्कूल का एड्रेस डाल देते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अब यह तीसरा है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। जो भी आपका स्टेट का लाइसेंस आपके पास है, जो आपको नर्सिंग काउंसिल ने दिया है, वो भी तो आप अपने नर्सिंग काउंसिल को रिक्वेस्ट करोगे वो लाइसेंस की कॉपी भेजने को CGFNS को, तो आपका नर्सिंग काउंसिल भेज देगा। ये स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए और आपने डाल दिए। जनरली 30 डेज़ का टाइम लगता था, पहले लगता था, अब 3 मंथ्स तक का टाइम लग रहा है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। तो CGFNS वेरीफाई करेगा कि डॉक्यूमेंट सब सही हैं, इन ऑर्डर। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो आपसे मांग लेते हैं और आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हो। और तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपलोड करिए, कुछ रहेगा तो आपसे मांगेंगे। जब वो बिल्कुल उनको लगेगा कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड हैं, तो फिर वो आपको अपना बैकग्राउंड चेक करने को बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की जो डेट होनी चाहिए वो वैलिड होने चाहिए टिल जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो CGFNS के। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लाइसेंस भेज नर्सिंग काउंसिल से जा रहा है तो वो लाइसेंस जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइसेंस जो है वो आपका एक्सपायर होने वाला है तो प्लीज़ उसे रिन्यू करा कर भेजना। ये स्टेप्स होने के बाद आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है, जिसे फिटनेस टू प्रैक्टिस भी बोलते हैं। सो बहुत सिंपल स्टेप है। आपको जिन भी कंट्रीज़ में आप लास्ट 7 ईयर्स में रहे हैं, 12 मंथ से ज़्यादा, वहाँ से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। सो इंडिया में तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप पासपोर्ट ऑफिस की जब RPO की वेबसाइट पे जाते हो तो आप वहाँ से PCC के लिए अप्लाई करते हो। जनरली 21 to 25 डेज़ का टाइम वो लोग मांगते हैं और PCC आपका आ जाता है। अब जब आपका PCC आ जाएगा तो आप उसको CGFNS की वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिएगा। अब जब ये सारा स्टेप हो जाएगा तो आपको एक एडवाइजरी इशू की जाएगी CGFNS की तरफ से। वो बोलेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड है, सब बढ़िया है, तो अब क्या हम ये इन्फॉर्मेशन सारी नर्सिंग काउंसिल को भेज दें। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, आप अथोराइज कर दोगे कि आप भेज दीजिए। तो यहाँ पर आपका नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होगा जिसकी फ़ीस है $485। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक केस ऑफिसर असाइन हो जाएगा, एक केस ऑफिसर मिलेगा। अब वो केस ऑफिसर भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेगा। उसके बाद वो आपको कैप ऑफर लेटर या फिर डिसीजन लेटर देगा। कैप ऑफर लेटर क्या है? कैप क्या है? कैप है कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रोग्राम। अब जो नर्सिंग हम इंडिया में करते हैं और जो नर्सिंग हम न्यूजीलैंड में करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सो ये प्रोग्राम जो है ये 8-9 वीक्स का छोटा सा प्रोग्राम है जो उस गैप को ब्रिज करने के लिए है कि कैसे आपको मतलब पता चलना चाहिए कि एज अ न्यूजीलैंड में जब आप नर्स की तरह काम कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको पेशेंट डीलिंग कैसे करना है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में कैसे काम करना है। तो ये प्रोग्राम उसी के बारे में है। तो आपको जब कैप ऑफर लेटर मिलेगा तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये कैप प्रोग्राम आपको दे रहे होंगे। आपको उसमें से कोई भी कॉलेज चूज़ करना है। फिर आप अपना कॉलेज में कैप प्रोग्राम शुरू करोगे। उसमें आपका 10 डेज़ का थ्योरी प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद 6 वीक्स का आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 8 to 9 वीक्स का ये टोटल प्रोग्राम रहता है। अभी हाल ही में इसके अंदर 2 लर्निंग मॉड्यूल भी ऐड कर लिए गए हैं सिंपल से। तो वो जब आप ये पूरा प्रोग्राम कर लोगे तो आपको एनुअल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विच मीन्स कि आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप न्यूजीलैंड में काम कर सकते हो। सो ये लाइसेंस लेने के बाद आप एम्प्लॉय ढूंढोगे। अब एम्प्लॉय ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही सिंपल है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एम्प्लॉय ढूंढना है। तो जब आप एम्प्लॉयर मिल जाएगा आपको
तो वो आपके एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। ये वीज़ा एम्प्लॉयर खुद अप्लाई करेगा। 90% एप्लीकेशन जो है वो विद इन 14 डेज ही हो जाती हैं, तो ये आपकी एप्लीकेशन कवर हो जाएगी। फीस स्ट्रक्चर समझते हैं, इस पूरे प्रोसेस में आपको कितना पैसा लगेगा। सो CGFNS में प्रोफाइल बनाने की जो फीस है वो $300 है। जब आपका न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन होगा केस ऑफिसर अलॉट होने से पहले, उसके $485 लगेंगे। जो CGFNS की प्रोफाइल है वो बस आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहती है। अगर उस 1 साल में आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड नहीं करे जो CGFNS को चाहिए और आपका प्रोफाइल एक्सपायर हो गया, तो आपको $120 और देने पड़ेंगे उस प्रोफाइल को रिन्यू करने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश को छोड़ के किसी और लैंग्वेज में है तो आपको ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन $85 पर पेज देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम है बहुत सारे नर्सेज के लिए, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में ही रहते हैं, तो अगर इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो जब आप श्योर हों कि हाँ हमने CGFNS में अप्लाई करना है तो ही आप आगे बढ़ें और अप्लाई करें। अब थोड़ा समझ लेते हैं वो जो प्रोग्राम मैंने कहा था, वो कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रोग्राम, वो क्या है। तो जब आपको कैप ऑफर लेटर मिला और आपने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, तो वो कॉलेजेस न्यूजीलैंड में बेस है, तो आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा वो कैप प्रोग्राम करने के लिए। तो 6 to 12 वीक्स लिख रहे हैं, 8 to 9 वीक्स का मोस्टली रहता है, तो वो प्रोग्राम आपको करना है। उसके साथ आपके मॉड्यूल्स भी रहेंगे, वो मॉड्यूल्स आपको क्लियर करने हैं। इसकी जो फीस है वो न्यूजीलैंड डॉलर्स में 8,000 to 12,000 US रहती, न्यूजीलैंड डॉलर्स रहती है। अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग फ़ीस है, तो ये आपको देनी होती है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ये प्रोग्राम क्लियर करने के बाद न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल से आप वो पैसा रिफ़ंड भी मांग सकते हो। लाइक आई सेड कि आप न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल से वो रिफ़ंड ले सकते हो। अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अपने कैप प्रोग्राम कर सकते हो। सो ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट मैंने बनाई हुई है। ये सब कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ आइलैंड में अगर आप ऑकलैंड में कर रहे हो तो ये एक कॉलेज है नॉर्थलैंड पॉलीटेक, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो 10,850 न्यूजीलैंड डॉलर्स है। या आप एलिजाबेथ नॉक्स होम हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो, इसकी जो फीस है वो $10,000 में है। तो बता रहे हैं कि कब कब कैप में वो लोग इनटेक लेते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये आप कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, आपने ये अपना जब प्रोग्राम क्लियर कर लिया, अब नेक्स्ट है आपको कैप प्रोग्राम आपका हो गया है, अब आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है। अगर आप एजेंट के पास जाओगे ना तो एजेंट बोलेगा बहुत मुश्किल है, एम्प्लॉयर नहीं मिलता है इतना सिंपल, पैसे दो मैं ढूंढ के देता हूँ एम्प्लॉयर। बट आई वुड से कि एम्प्लॉयर ढूंढना बहुत आसान है। मैंने Indeed.com पे डाला और देखिए एम्प्लॉयर आ भी गया। सो ये एक एम्प्लॉयर है जो हायर कर रहा है एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन कॉरोनरी केयर यूनिट। एम्प्लॉयर का नाम है ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड, जो ग्राफ्टन ऑकलैंड में ले रहा है। तो देखिए ये लिख रहा है, फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफर अ पोजीशन विद अस हु रिक्वायर अ वर्क वीज़ा वी विल प्रोवाइड सपोर्ट विद देयर वीज़ा एप्लीकेशन। तो वो एम्प्लॉयर ही आपको वीज़ा दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। अब जब आपको एम्प्लॉयर ने वीज़ा दे दिया तो वो जो आपने पैसे डाले थे, आप बिटवीन 8,000 to 12,000 अप टू $10,000 आप न्यूजीलैंड डॉलर्स, मतलब आप न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल से रिफ़ंड ले सकते हो। कैसे? उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको चाहिए अपना कैप ऑफर लेटर या डिसीजन लेटर जो आपको आपके केस ऑफिसर ने दिया था कैप में एडमिशन लेने से पहले। आपने कैप का कोर्स कर लिया है, कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रोग्राम, तो उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको चाहिए रहेगा। आपकी जॉब लग गई है तो आपको उसका ऑफर लेटर मिला है, वो आपको चाहिएगा। आपके एम्प्लॉयर ने आपको वर्क एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा दिया है वैलिड, तो वो आपको चाहिए रहेगा। और जब आप ये करोगे तो आपको उस एम्प्लॉयर के साथ 2 साल काम करना पड़ेगा, तो उसका बॉन्डिंग एग्रीमेंट भी आपको चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखने की है, वो ये है कि ये वीज़ा जो होगा ये प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, मतलब ये रिफ़ंड जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड में मिले। अगर आप पार्ट टाइम
ले रहे हो एम्प्लॉयमेंट, तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने $8,000 दिया था और आप 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो तो आप $4,000 ही न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल से क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ध्यान रखने की ये है कि अगर आप हॉस्पिटल के अलावा और किसी जगह जाने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिसी में काम करने जा रहे हो या आप एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, कॉर्पोरेट में, तो आप इस रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस वीज़ा की, वो ये है कि ये जो वीज़ा है ये आप डायरेक्टली मतलब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपको न्यूजीलैंड जाना है, फिर आपको 2 साल वहाँ पर काम करना है, तो आप इस पीआर के लिए अप्लाई कर पाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आपको जब जैसी जिस दिन जॉब लग गया आप उसी टाइम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये आपका ग्रीन लिस्ट पाथवे के अंदर आता है। ग्रीन लिस्ट पाथवे में टीयर 1 के अंदर नर्स को लिया गया है। दिसंबर 2022 में जो एक नई लिस्ट रिलीज़ हुई उसमें टीयर 1 में नर्सेस का नाम है। तो आप जिस दिन आपका जॉब लगा उस दिन डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये समझ लेते हैं कि ग्रीन लिस्ट वीज़ास क्या हैं। सो बेसिकली स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीज़ा, टीयर 1 भी इनको नाम दिया जाता है। सो अगर आप एक एक्रेडिट एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो और आपके पास जॉब ऑफर है, जो मैंने बताया ही था पिछले स्लाइड्स में कि आप डायरेक्टली जब आप अप्लाई करोगे अपने कैप प्रोग्राम के पास तो बहुत ईजी आपको जॉब मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगा तो आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे। इसके अंदर आप डिपेंडेंट्स भी डाल सकते हो, आप अपने पार्टनर को डाल सकते हो। अगर कोई बच्चा आपका 24 ईयर से छोटा है तो आप उसको डाल सकते हो। आप इसको न्यूजीलैंड के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो, तो न्यूजीलैंड में वर्क लेने के बाद भी आप न्यूजीलैंड से बाहर हो तो भी आप इसे कर सकते हो। आप इसके बाद आपको पता ही होगा कि पीआर के बाद आप सिटीज़न बन जाते हो कंट्री में, तो इनडेफिनेटली आप न्यूजीलैंड में रह सकते हो। तो कभी आपको लगा कि आपने जॉब किया लेकिन आपको लगा कि थोड़े दिन ब्रेक लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा का आप ब्रेक भी ले सकते हो। कंडीशन ये है कि आप 55 ईयर्स से कम होने चाहिए। इस वीज़ा की जो कॉस्ट आएगी पीआर की वो लगभग $4,200 है और 3 महीने के अंदर अंदर आपका पीआर आपको मिल जाएगा। 3 महीना में आपका पीआर बनकर आ जाएगा। मैं ये बता रही हूँ कि ग्रीन लिस्ट वीज़ा में देखिए, जब मैंने नर्स प्रैक्टिशनर डाला तो ये आपका कोड निकल के आया ANSSCO जो 254411, ये वीज़ा कोड है। ये जो रोल है ये एलिजिबल है डायरेक्टली स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीज़ा के लिए। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने खुद भी वेरीफाई करी कि ऐसा है या नहीं। सो जैसा बोला गया एग्जैक्टली वैसा ही पाया गया। सो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो पीआर रेजिडेंस के लिए। अब बात करते हैं कि जॉब आपको कैसे ढूंढना है। आपका कैप प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है तो अब आपको एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करेगा, तो कैसे ढूंढेंगे। सो ये पोर्टल्स हैं, आप सीक पे जा सकते हो, आप ट्रेड मी पे जा सकते हो, आप career.gov.nz पे जा सकते हो, nz.indeed.com। इन पे आप जाओगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो नर्सेज को हायर कर रहे हैं, आप उन पोर्टल्स पे अप्लाई कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अगर आप एक्सपीरियंस नर्सेज हो तो बहुत सारी जॉब्स हैं। लाइक शुरू में मैंने बताया था 56,000 जॉब्स जो हैं रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए अवेलेबल हैं। पे अगर आप जो रजिस्टर्ड नर्सेज हैं वो जनरली 67,000 से 153 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक कमा लेते हैं, तो इट्स क्वाइट अ गुड सैलरी। ये मैंने इस स्लाइड में ये भी बताने की कोशिश की है, nurse.com से मैंने ये डेटा उठाया है कि आपकी मीडियन सैलरी, जनरली ज़्यादातर लोगों की सैलरी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो L7 पोजीशन पे तो आपकी $75,000 आप ले सकते हो। ये रेंज रहता है सैलरी का 53 से लेके $128,000 तक भी आप कमा सकते हो। और अगर आप सीनियर रजिस्टर्ड नर्स हो तो आप 77,000 से $126,000 तक ले सकते हो। आप नर्स प्रैक्टिशनर हो तो आप $103,000 तक कमा सकते हो। आप एज ए एनरोल्ड नर्स अगर आप GNM करके जा रहे हो तो आप लगभग 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपकी सैलरी रहेगी।
Okay, so with this we came to an end of this video. So मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ जो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए चाहिए। आपको न्यूजीलैंड माइग्रेट होने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब मैंने बताई हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिस हुआ है या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है या आप किसी और वीज़ा के बारे में जानना चाहते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझसे जितना होगा मैं उतना डिटेल में जाकर आपको उस वीज़ा के बारे में बताऊँगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। CGFNS एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करना है वो भी बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। सो दिस इज़ वी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।